हेलो एवरीवन। अपनी सेल बायोलॉजी क्वेश्चन सीरीज चल रही थी, जो अपना नेट का एग्जाम अभी होने वाला है जून 2024 वाला, जो जुलाई में शिफ्ट हो गया है। तो अपना फर्स्ट जो सेक्शन था मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका है। सेकंड अपना सेक्शन है मेम्ब्रेन फंक्शन, उसके क्वेश्चन देखते हैं नंबर 1 से। सबसे पहली रिक्वेस्ट ये है कि जिन बच्चों ने भी थ्योरी की क्लासेज नहीं देखी हुई हैं वो सबसे पहले इसकी थ्योरी की क्लासेज देखें, उसके बाद में क्वेश्चन प्रैक्टिस वाली वीडियो देखनी है। अगर आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस की वीडियो देखने से पहले थ्योरी की क्लास नहीं देखी है तो आपको ये वीडियो समझ में नहीं आने वाली है, तो अपना 1 घंटा खराब ना करें। पहले थ्योरी की क्लास देखें, उसके बाद में ये क्वेश्चन प्रैक्टिस वाली वीडियो देखें। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, 4 पोलर चार्ज्ड एंड अनचार्ज्ड मॉलिक्यूल्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज। चार्ज्ड और अनचार्ज्ड मॉलिक्यूल के लिए जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो कैसी होती है, ये बताना है आपको। तो देखो, जो आपके चार्ज्ड मॉलिक्यूल होते हैं उनके लिए तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इम्परमिएबल होती है चार्ज्ड के लिए, अनचार्ज्ड के लिए परमिएबल होती है, और सेमी परमिएबल का मतलब होता है जिसमें से आयंस वगैरह नहीं क्रॉस कर पाए, उसको केवल वाटर इसको क्रॉस करके चला जाए। वाटर या बहुत ज़्यादा कोई स्मॉल मॉलिक्यूल है वो इसको क्रॉस कर सकता है, उसको बोलते हैं हम सेमी परमिएबल। तो इन दोनों के लिए कंबाइंडली बताना है आपको। तो कंबाइंडली दोनों के लिए बताना होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, सेलेक्टिवली परमिएबल। मतलब हर कोई प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकता, कुछ मॉलिक्यूल कर सकते हैं कुछ नहीं कर सकते, इसको हम बोलते हैं सेलेक्टिवली परमिएबल। इसको हिंदी में आप लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो, चयनात्मक पारगम्य। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग नेवर यूटिलाइज स्पेसिफिक ट्रांसपोर्टर फॉर ट्रांस मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट। कौन सा है इनमें से जो स्पेशल ट्रांसपोर्टर को यूटिलाइज नहीं करता है। तो देखो, ग्लूकोज जो है इसके लिए हम पढ़ते हैं ग्लूट ट्रांसपोर्टर होते हैं, ग्लूट 1 2 3 ऐसे है ना। वाटर जो होता है इसके लिए हमने पढ़ा हुआ है एक्वापोरेंस होते हैं। आयंस के लिए हमने स्पेशल चैनल पढ़े हुए हैं, जैसे Na+ चैनल, K+ चैनल। लेकिन जो गैसेज होती हैं इनको किसी स्पेशल ट्रांसपोर्टर की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू मेम्ब्रेन को क्रॉस करके जा सकती है ना गैसेज, तो इनके लिए किसी स्पेशल ट्रांसपोर्टर की ज़रूरत नहीं होती है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। देन थर्ड है आपका, व्हेन ए मराइन फिश इज प्लेस्ड इन फ्रेश वाटर इट डाइज बिकॉज। ये बोल रहा है कि जब कोई मराइन फिश है, मतलब खारे पानी की मछली है, उसको आपने फ्रेश वाटर में डाल दिया तो वो मर जाती है, क्यों। तो देखो, ये है आपका हाँ जी, ये है आपका, सपोज करो मराइन वाटर। मराइन वाटर जो होता है उसमें जो साल्ट वगैरह है उनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होता है ना फ्रेश वाटर के कंपैरिजन में। और इसमें ये कोई मछली पड़ी हुई है अभी, तो अभी मछली इसमें जिंदा है, इसका मतलब अभी जो मछली के अंदर का फ्लूइड है और बाहर जो मराइन वाटर है उन दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर होगा। अगर एक का भी ऑस्मोटिक प्रेशर कम ज़्यादा हुआ तो वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाएगा ना। जहाँ भी ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होता है वहाँ पे वाटर ज़्यादा रहता है, तो अभी तो दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, इक्वल होगा। तो पानी ना तो मछली के अंदर आएगा ना मछली से बाहर आएगा। लेकिन जब आप इसको सॉल्ट वाटर से इसको कहां पर डाल दिया, आपने फ्रेश वाटर में डाल दिया। अब आपको पता है मछली अभी भी वही है लेकिन फ्रेश वाटर में डाल दिया, तो फ्रेश वाटर का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो कम होता है। अब मछली का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा, तो ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होने की वजह से जो वाटर है वो इस मछली के अंदर एंट्री कर जाएगा और पानी अंदर जाने की वजह से उसकी डेथ हो जाएगी। समझ में आ गई बात। तो क्या होगा इसका आंसर, एंट्री ऑफ वाटर एंड इट फ्लोट्स। तो ये बात तो बिल्कुल सही है, एंट्री ऑफ वाटर होगी उसके अंदर, एग्जिट ऑफ वाटर एंड श्रिंक्स, ये बिल्कुल गलत बात है, एग्जिट नहीं होगा। डेफिशिएंसी ऑफ साल्ट, साल्ट की डेफिशिएंसी नहीं होगी, मतलब उल्टा पानी उसके अंदर आ जाएगा। डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स, तो मतलब मेन रीजन क्या है उसके डेथ होने का, उसके अंदर पानी एंट्री कर जाएगा क्योंकि उसके अंदर का ऑस्मोटिक प्रेशर अभी ज्यादा है। देन फोर्थ नंबर वाला है, अमोंग द फॉलोइंग विच आयन इज नॉट एक्टिवली ट्रांसपोर्ट। कौन सा इनमें से एक्टिव ट्रांसपोर्ट नहीं होता। तो देखो, हमने Na+ K+ पंप पढ़ा हुआ है,
Na+ भी पढ़ा है, Na+K+ दोनों का एक साथ कंबाइंड पढ़ा है ना प्राइमरी पंप में। Ca+2 एक्सचेंजर भी पढ़ा है प्राइमरी पंप में, है ना, पी टाइप पंप में। लेकिन ये क्लोराइड का हमने नहीं पढ़ा था, क्लोराइड का हमने पढ़ा था CFTR में पढ़ा था, है ना। तो इसका दोनों ही तरीके से हो सकता है ना क्लोराइड का, मतलब ये चैनल के थ्रू भी हो सकता है ना क्लोराइड का, और CFTR चैनल के थ्रू बिना ATP के हो सकता है इसका ट्रांसपोर्ट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका क्लोराइड। इन तीनों का तो हमने पढ़ा हुआ है ना ऑलरेडी, Na+, K+ और Ca+2 इनका एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। इसमें पूछा किसका नहीं होता है। हाँ जी, 5th नंबर वाला देखिए, डिफ्यूजन ऑफ गैस इन प्लांट सेल इज अचीव्ड बाई। डिफ्यूजन किसके द्वारा होता है, गैस का। अच्छा, गैस का डिफ्यूजन पूछा है, तो गैस का तो डिफ्यूजन के थ्रू होता है, अभी क्वेश्चन आया था। सिम्प्लास्ट, एपोप्लास्ट, प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू तो कोई भी जा सकता है, इसके थ्रू भी कोई जा सकता है ना, वाटर वगैरह भी। तो ये तो ऐसी क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना बाबा जी में, ये अभी आया था ना, गैस है जो है वो डिफ्यूजन के थ्रू जाती हैं। हाँ जी, नेक्स्ट है सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांसमेम्ब्रेन कंडक्टेंस रेगुलेटर CFTR इज नॉन टू कंट्रोल द ट्रांसपोर्ट ऑफ विच आयन। ये तो ऐसे ही पूछ लिया ना, सिंपल सा क्वेश्चन है, क्लोराइड आयन के लिए होता है ना। पूरा स्ट्रक्चर समेत देखा था हमने इसको जब हमने चैनल और पंप के टाइप पढ़े थे। तो सिस्टिक फाइब्रोसिस जो CFTR चैनल होता है वो क्लोराइड आयन के लिए होता है। अगर इसमें डिफेक्ट हो जाता है तो सिस्टिक फाइब्रोसिस डिजीज हो जाता है। हाँ जी, अब देखते हैं नेक्स्ट 7 नंबर का क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट इज फॉल्स। मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट के रिगार्डिंग कौन सा गलत स्टेटमेंट है, ये बताना है आपको। देखो, पोलर एंड चार्ज सॉल्यूट्स विल नॉट क्रॉस सेल मेम्ब्रेन इफेक्टिवली विदाउट स्पेसिफिक प्रोटीन कैरियर। इसमें आपको गलत बताना है ना, गलत कौन सा है। तो फर्स्ट वाले में बोल रहा है पोलर एंड चार्ज सॉल्यूट्स विल नॉट क्रॉस सेल मेम्ब्रेन इफेक्टिवली विदाउट स्पेसिफिक प्रोटीन कैरियर। तो ये आपको पता है कि पोलर और चार्ज मॉलिक्यूल होगा वो बिना किसी कैरियर प्रोटीन के या ट्रांसपोर्टर के मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकता। ये बिल्कुल सही बात है, यही बोल रहा है। तो ये वाला स्टेटमेंट हो गया आपका सही। ईच प्रोटीन कैरियर विल ओनली बाइंड एंड ट्रांसपोर्ट वन टाइप ऑफ सॉल्यूट, मतलब बोल रहा है कि प्रत्येक टाइप का जो कैरियर होता है वो एक स्पेशल टाइप का या फिर उससे सिमिलर टाइप के मॉलिक्यूल को, सॉल्यूट को ही क्या करता है, वो ट्रांसपोर्ट करता है। तो ये सही बात है, या तो किसी एक के लिए बने होते हैं ट्रांसपोर्टर, या उस जैसे दिखने वाले दूसरों को भी कर सकते हैं। तो ये भी सही है। प्रत्येक कैरियर प्रोटीन जो होती है वो या तो किसी स्पेशल एक का ही ट्रांसपोर्ट करेगा या उस जैसे दिखने वाले जो सिमिलर हैं उनका ट्रांसपोर्ट करेगा। तो सही बात है। सुगर सच एज ग्लूकोज आर ऑलवेज ट्रांसपोर्टेड बाई एक्टिव ट्रांसपोर्ट रादर देन फैसिलिटेट डिफ्यूजन कैरियर। ये देखो, एक तो इसमें ऑलवेज वर्ड लगा दिया। मैंने आपको बताया कि ऑलवेज, ओनली, नेवर ऐसे स्टेटमेंट में अगर कहीं आ जाता है तो 95% केस में क्या होता है, वो गलत होता है। तो जो ग्लूकोज होता है वो आपको पता है पैसिवली भी ट्रांसपोर्ट हो सकता है। जब शुरुआत में कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है तो पैसिवली ट्रांसपोर्ट होता है, फिर उसके बाद में उसका सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है ग्लूकोज का Na+ के साथ में, ये हमने पढ़ा था। फिर आपका आयंस आर टिपिकली ट्रांसपोर्टेड बाय स्पेशल प्रोटीन दैट फॉर्म मेम्ब्रेन चैनल्स। तो ठीक है, चैनल के द्वारा होते हैं, ये भी सही है। ये वाला आपका गलत है, इसमें ऑलवेज लगा दिया है, तो इस वजह से क्या हो गया, ये गलत हो गया। हाँ जी, तो ये थर्ड वाला क्या हो गया, गलत। ये बोल रहा है ऑलवेज एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, तो ऐसा नहीं है। 8 नंबर वाला क्वेश्चन क्या बोल के जा रहा है, एट pH 7.0 ट्रिप्टोफैन क्रॉस ए लिपिड बाइलेयर एट अबाउट 1000 द रेट ऑफ क्लोजली रिलेटेड सबस्ट्रेट इंडोल। तो आपको पता है जो ट्रिप्टोफैन होता है और एक इंडोल होता है, तो एक्चुअल में जो ट्रिप्टोफैन है इसके अंदर ही ये इंडोल रिंग मिलती है ट्रिप्टोफैन के अंदर। तो ये बोल के जा रहा है कि जो ट्रिप्टोफैन का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो 1000 गुना तक कम है इंडोल के कंपैरिजन में, जबकि वो इसी के जैसा दिखने वाला है इंडोल। द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर दिस ऑब्जर्वेशन एट pH 7.0 H। तो देखो, इसके पीछे रीजन ये है, इंडोल जो होता है ये होता है हाइड्रोफोबिक,
लेकिन जो ट्रिप्टोफैन pH 7 पे होता है तो इस पे एक तरफ तो पॉजिटिव चार्ज मिलता है, दूसरी तरफ नेगेटिव चार्ज मिलता है, मतलब ये ज्विटर आयन की फॉर्म में मिलता है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज मिलने की वजह से ये मेम्ब्रेन को आसानी से क्रॉस नहीं कर पाता, इसकी जो ट्रांसपोर्टेशन रेट है वो 1000 गुना तक कम हो जाती है। तो ये आपको एक्सप्लेनेशन बताना है इसमें। तो किस वजह से होता है? क्योंकि इसके ऊपर pH 7 पे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज मिलते हैं, जबकि इंडोल कैसा होता है? हाइड्रोफोबिक होता है। तो ट्रिप्टोफैन बियर्स ए नेट नेगेटिव चार्ज, गलत बात है। नेट नेगेटिव चार्ज नहीं होता, नेट चार्ज तो जीरो होता है इसके ऊपर। नेट चार्ज कितना होता है? जीरो। ट्रिप्टोफैन बियर्स ए नेट पॉजिटिव चार्ज, तो ये भी गलत है। ट्रिप्टोफैन बियर्स ए पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, ये बिल्कुल सही बात है। पॉजिटिव चार्ज भी होता है और नेगेटिव भी होता है, ज्विटर आयन की फॉर्म में रहता है ये। ट्रिप्टोफैन कैन नॉट बाइंड टू इट्स ट्रांसपोर्टर इन द लिपिड बाइलेयर, ये बोल रहा है कि ट्रिप्टोफैन का कोई ट्रांसपोर्टर अवेलेबल नहीं होता है, तो ये गलत बात है। कौन सा सही हो गया आपका? थर्ड वाला सही हो गया। ट्रिप्टोफैन के पास में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज होते हैं, मतलब ज्विटर आयन की फॉर्म में रहता है। नेक्स्ट है आपका 9 नंबर वाला, इकोलाई proliferates faster on glucose than it on lactose because lactose is, बोला कि लैक्टोज की प्रेजेंस जो इकोलाई है वो लैक्टोज के बजाय ग्लूकोज की प्रेजेंस में फास्टर ग्रोथ करता है। तो इसके पीछे क्या रीजन है? तो देखो हमने पढ़ा था कि एक तो जो ग्लूकोज होता है उसकी प्रेजेंस में लैक्टोज का जो ऑपेरॉन है वो बंद ही हो जाता है, उसको ऑफ करवा देता है वो, है ना। तो देखो इसमें गलत कौन कौन से दिख रहे हैं आपको? पहले नॉट हाइड्रोलाइज्ड बाय इकोलाई सेल, तो ये तो गलत बात है। लैक्टोज बिल्कुल हाइड्रोलाइज हो सकता है इकोलाई में, उसको बनाने के लिए अपना लैक ऑपेरॉन मिलता है, तो ये तो गलत है। टॉक्सिक टू द सेल, ये भी गलत बात है। लैक्टोज टॉक्सिक नहीं होता है, एक शुगर है वो आराम से डाइजेस्ट हो जाता है। टेकन अप फास्टर देन ग्लूकोज, देखो लैक्टोज जो है वो ग्लूकोज से फास्ट नहीं लिया जाएगा, ग्लूकोज को फास्ट लिया जाता है। ये बोल रहा है टेकन अप फास्टर देन ग्लूकोज, ऐसा नहीं है ना, ग्लूकोज को फास्ट लिया जाता है, जबकि ये क्या बता रहा है कि ग्लूकोज से ज्यादा लिया जाएगा लैक्टोज को, तो ये गलत बात है। टेकन अप मोर स्लोली देन ग्लूकोज, ये सही है। ग्लूकोज के कंपैरिजन में उसको धीरे धीरे लिया जाता है लैक्टोज को, तो ये बिल्कुल हो सकता है। हालांकि ये है इसका रियल जो रीजन है वो ये है कि ग्लूकोज की प्रेजेंस में जो लैक्टोज होता है उसका ऑपेरॉन बंद हो जाता है, तो इस वजह से उसके जो परमीएज है वो बनेंगे ही नहीं, तो धीरे धीरे लिया जाएगा, सीधी बात ये है। तो क्या हो जाएगा इसमें? फर्स्ट हो जाएगा। आउट ऑफ द लिस्ट गिवन बिलो विच इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग लिपिड बाइलेयर परमिएबिलिटी, ये आपको डायरेक्ट कॉपी नोट्स में लिखाया गया है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी गैसेज वगैरह आपको दिखें उनका ट्रांसपोर्टेशन सबसे ज़्यादा होता है। तो देखो कहीं भी गैस का अगर आपको कम दिखा रहा है, जैसे लास्ट वाला ऑप्शन है इसमें N2 का सबसे कम दिखा रहा है, तो ये तो सरासर गलत बात है। और अब बचे अपने पास में 3 ऑप्शन, देखो इसमें Ca+2 जो आयन है इसका सबसे ज़्यादा दिखा रहा है, बिल्कुल नहीं हो सकता ऐसा, है ना। आयन का ट्रांसपोर्टेशन सबसे ज़्यादा नहीं हो सकता, परमिएबिलिटी के बेसिस पे पूछ रहा है ये। देखो इसमें अगर आप देखोगे N2 का सबसे ज़्यादा दिखा रखा है, उससे कम एथेनॉल का, उससे कम H2O का, उससे कम ग्लूकोज का, फिर Ca+2 का, फिर RNA या DNA कुछ भी आ जाए यहाँ पे। तो ये जो अपना ऑप्शन है यही सही हो गया, मतलब सबसे कम गैसेज का होता है, फिर जो हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल होंगे छोटे वाले उनका होगा, फिर हाइड्रोफिलिक होंगे उनका होगा, लेकिन वो छोटे साइज के होने चाहिए, फिर हाइड्रोफिलिक बड़े साइज वालों का, फिर उसके बाद में बिल्कुल जो चार्ज है उनका, फिर उसके बाद में DNA RNA प्रोटीन, ये सीक्वेंस रहता है। तो इसमें आपका हो गया 10th में फर्स्ट वाला। फैसिलिटेड डिफ्यूजन ऑफ आयंस अक्रॉस मेम्ब्रेन डिपेंड्स ऑन, फैसिलिटेड डिफ्यूजन जो होता है किस पे डिपेंड करता है? तो एक तो आपको पता है, आपको एक टर्म लिखाया था ना ECG, इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट, मतलब एक तो डेल्टा C पर डिपेंड करता है और एक डेल्टा V पर डिपेंड करता है। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट और वोल्टेज ग्रेडियंट दोनों पे डिपेंड करेगा। तो इसमें कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, सही बात है। मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, ये भी सही बात है। बोथ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एंड मेम्ब्रेन पोटेंशियल, तो इसमें दोनों ही दे रखे हैं, तो ये वाला सही हो जाएगा। इंडिपेंडेंट ऑफ बोथ, ये सरासर गलत है। तो अगर जैसे ये ऑप्शन में नहीं होता तो ये वाला भी सही है, ये वाला भी सही है, लेकिन दोनों ही ऑप्शन में दे रखे हैं तो थर्ड वाला सही हो जाएगा। तो देन अपना हो जाएगा बोथ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एंड मेम्ब्रेन पोटेंशियल, जिसको हम डेल्टा V से लिखते हैं। देखो 12 नंबर वाला देखो,
एसिटिलकोलिन इज ए पोटेंट न्यूरोट्रांसमीटर विच इज रिलीज फ्रॉम द न्यूरॉन्स। ये तो सही बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आफ्टर रिलीज दे डिफ्यूज अक्रॉस द सिनेप्टिक क्लेफ्ट, ये भी सही बात है, रिलीज होने के बाद में सिनेप्टिक क्लेफ्ट में आ जाते हैं। एंड कॉम्बाइंड विद निकोटिनिक एसिटिलकोलिन रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स इन द मेम्ब्रेन ऑफ द पोस्ट सिनेप्टिक सेल्स, ठीक है, बाइंड कर जाते हैं पोस्ट सिनेप्टिक सेल पे। द इंटरेक्शन ऑफ एसिटिलकोलिन विद द निकोटिनिक एसिटिलकोलिन रिसेप्टर प्रोड्यूस लार्ज ट्रांजिएंट इंक्रीज इन द परमिएबिलिटी ऑफ द मेम्ब्रेन टू स्पेशलाइज्ड आयन रिजल्टिंग इन सिग्नल ट्रांसडक्शन फॉर नर्व इम्पल्स। एसिटिलकोलिन रिसेप्टर इज ए, क्या है एसिटिलकोलिन का जो रिसेप्टर होता है? ये क्वेश्चन इतना बड़ा कर दिया है, अगर इसको डायरेक्ट ही पूछ लेता कि जो एसिटिलकोलिन का जो रिसेप्टर होता है वो क्या होता है, तो कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी थी इसमें। ये सारी वो बातें लिखी हुई हैं जो आपको ऑलरेडी पहले से पता है। क्वेश्चन अपना रियल ये है एसिटिलकोलिन रिसेप्टर क्या है, तो ये आपको पता है एसिटिलकोलिन खुद एक लिगेंड है और चैनल का नाम क्या हो जाएगा, लिगेंड गेटेड। लेकिन जब एसिटिलकोलिन बाइंड करता है तो अंदर क्या एंट्री किया था, तो अंदर एंट्री किया था Na+, और Na+ जो है कहीं दे रखा है तो अच्छी बात है, Na+ नहीं दे रखा तो इसमें दे रखा है लिगेंड गेटेड चैनल, तो होता है ना, ये तो सही बात है, वोल्टेज गेटेड नहीं होता ये। लेकिन अब है कैटायन चैनल और इसमें है एनायन चैनल, तो Na+ क्या होता है, एक कैटायन होता है, तो क्या हो जाएगा, लिगेंड गेटेड कैटायन चैनल। एसिटिलकोलिन रिसेप्टर इज एन आर्कीटाइप 4, इसमें पूछ रहा है आर्कीटाइप का मतलब होता है एक तरह से मॉडल होता है ना, टिपिकल या मॉडल। तो एसिटिलकोलिन रिसेप्टर किसका वो है, तो ये लिगेंड गेटेड, ATPase डिपेंडेंट नहीं होता, ATPase डिपेंडेंट नहीं होता, तीनों में ATPase डिपेंडेंट दे रखा है, तो ये तो वैसे ही सरासर गलत हो गया। तो अपना फर्स्ट वाला ही बचा ना, लिगेंड गेटेड आयन चैनल। अमोंग द फॉलोइंग विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर न्यूरॉन एक्शन पोटेंशियल, कौन सा होता है न्यूरॉन के एक्शन पोटेंशियल के लिए रेस्पॉन्सिबल, तो कौन सा होता है न्यूरो एक्शन पोटेंशियल के लिए, तो आपको पता है ना, लिगेंड गेटेड सोडियम चैनल थे, यहाँ पे एसिटिलकोलिन बाइंड करता है तब जाके Na+ अंदर आता है, और जो सेल का मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो -70 मिलीवोल्ट से कितना हो जाता है, पहले तो -50 होता है, फिर वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन हो जाते हैं तो ये +20 तक भी पहुंच जाता है। तो इस प्रोसेस को हमने क्या बोला था, डीपोलराइजेशन। तो अब देख लो कौन सा है इसमें से सही, इनफ्लक्स ऑफ बोथ Na+ एंड K+, तो देखो Na+ का तो इनफ्लक्स होता है, K+ का आउटफ्लक्स होता है, तो ये तो हो गया गलत। आउटफ्लक्स ऑफ बोथ ये भी गलत है, इनफ्लक्स ऑफ Na+ आयन ये बिल्कुल सही बात है, आउटफ्लक्स ऑफ Na ये सरासर गलत है, तो इसमें क्या हो जाएगा अपना थर्ड वाला हो जाएगा। ये नर्व इम्पल्स से क्वेश्चन। व्हेन ए मेम्ब्रेन इज डीपोलराइज्ड टू ए वोल्टेज value more positive than the threshold voltage, it leads to the generation of, तो एक मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है उसका वो नॉर्मली तो -70 होता है, लेकिन ये ज़्यादा पॉजिटिव हो गया। पॉजिटिव का मतलब क्या है, जैसे -50 हो जाए, -50 से लेके +20 तक, ये ज़्यादा पॉजिटिव तो है। तो इस प्रोसेस को हमने क्या बोला था, डीपोलराइजेशन, और इसी को हम क्या बोलते हैं, एक्शन पोटेंशियल। तो ये रहा आपका एक्शन पोटेंशियल। ये गलत बात है, इलेक्ट्रोकेमिकल रेस्टिंग पोटेंशियल -70 रहता है। डोनन पोटेंशियल जो होता है किसी भी सेल में जो फिक्स्ड एनायन होते हैं उसकी वजह से जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है उसको हम डोनन पोटेंशियल बोलते हैं। तो इसका आंसर अपना क्या हो जाएगा, एक्शन पोटेंशियल हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका KCl जो है 100 मिलीमोलर है और उसको एंट्रैप्ट किया गया है सेल के अंदर। A diffusion potential across the bilayer can be generated by diluting with the buffer containing, तो डिफ्यूजन प्रेशर कब जनरेट किया जा सकता है, तो देखो आप डाल दो 100 मिलीमोलर KCl डाल दो और एक प्रोटोनोफोर डाल दिया आपने, है ना। प्रोटोनोफोर क्या करता है, H+ को ट्रांसपोर्ट करेगा,
तो अब आपको पता है कि इधर भी 100 मिलीमोलर KCl है, इधर भी 100 मिलीमोलर KCl है, तो एक्शन पोटेंशियल तो जीरो हो जाएगा ना, किसी का भी डिफ्यूजन नहीं होगा, दोनों तरफ बराबर कंसंट्रेशन है, मतलब कुछ ना कुछ ग्रेडियंट होना चाहिए ना। तो इस कंडीशन में तो आप प्रोटोन 4 डालोगे, उसका कोई फायदा नहीं, उससे कोई डिफ्यूजन प्रेशर क्रिएट नहीं होगा, तो ये तो हो नहीं सकता। दूसरा है 100 मिलीमोलर NaCl एंड प्रोटोनो 4। अब आपने इस बार 100 मिलीमोलर NaCl डाल दिया, तो अब आपको पता है प्रोटोनो 4 का तो कोई डिफरेंट है ही नहीं, मतलब H+ का तो डिफरेंट है ही नहीं, तो प्रोटोनो 4 क्या करेगा, किसी को ट्रांसपोर्ट करेगा, नहीं करेगा, तो ये भी नहीं हो सकता आंसर। 100 मिलीमोलर KCl, ठीक है, 100 मिलीमोलर KCl डाल दिया हमने, एंड K+ स्पेसिफिक आयनो 4। अब K+ का आप आयनो 4 डाल तो दोगे, लेकिन क्या ट्रांसपोर्ट करेगा, किधर भी नहीं करेगा, दोनों तरफ K+ बराबर है। देखो इस वाले ऑप्शन में हो सकता था अगर आप Na+ का आयनो 4 डालते तब, सेकंड वाले ऑप्शन में। फोर्थ वाले में बोल रहा है 100 मिलीमोलर NaCl, चलो 100 मिलीमोलर NaCl डाल देते हैं, एंड एक K+ स्पेसिफिक आयनो 4। तो अब आपको पता है K+ का आपने आयनो 4 डाला है, तो आपको पता है अब K+ इधर ज्यादा है, इधर बिल्कुल है ही नहीं K+, तो अब K+ आयनो 4 के थ्रू इधर ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, तो एक डिफ्यूजन प्रेशर जो है आपका क्रिएट हो जाएगा। समझ में आ गई बात। तो इसमें भी हो सकता था, इसमें आप प्रोटोन 4 की बजाय किसका डालते, या तो Na+ का डालते या फिर K+ का डालते, तब हो सकता था। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा अपना, फोर्थ वाला हो जाएगा। डिफ्यूजन पोटेंशियल का मतलब है कि आयन ट्रांसपोर्ट होना चाहिए, तो केवल फोर्थ वाली कंडीशन में ही आयन का ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है। Which channel is responsible for initiating muscle contraction through depolarization of muscle cell membrane? कौन सा चैनल है जो मसल कॉन्ट्रैक्शन में डीपोलराइजेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है? तो ये तो अभी अभी देखा था ना, वोल्टेज गेटेड Na+ चैनल और लिगेंड गेटेड Na+ चैनल। नेगेटिव पोटेंशियल अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेंटेन्ड बाई, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो नेगेटिव पोटेंशियल होता है वो किसके द्वारा मेंटेन किया जाता है? तो आपको पता है उसके लिए अपने पास में Na+ K+ पंप रहती है। Na+ K+ पंप जो होती है वो 3 Na+ को तो बाहर और 2 K+ को अंदर करती है, जिसकी वजह से ये मेंटेन रहता है। तो आपका इसमें क्या हो जाएगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो जाएगा ना। ये Na+ K+ पंप है जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट करती है। इंट्रासेल्युलर नेगेटिव पोटेंशियल एंड एक्स्ट्रासेल्युलर पॉजिटिव पोटेंशियल अकर इन, इंटरसेल्युलर नेगेटिव और एक्स्ट्रासेल्युलर पॉजिटिव पोटेंशियल होता है, वो किस में होता है? सभी सेल में होता है। तो मतलब -70 मिलीवोल्ट अपन पढ़ते हैं ना, तो अंदर नेगेटिव बाहर पॉजिटिव, तो कौन सी सेल में होगा? सभी सेल में होगा। 19 में क्या हो जाएगा, इन ऑल सेल्स। हाँ जी, अब देखो 20 नंबर वाला। ए नर्व इम्पल्स और एक्शन पोटेंशियल इज जनरेटेड फ्रॉम ट्रांजिएंट चेंज इन द परमिएबिलिटी ऑफ द एक्सॉन मेम्ब्रेन टू Na+ एंड K+ आयंस। ठीक है, नर्व इम्पल्स में जो एक्शन पोटेंशियल है वो कैसे जनरेट होता है? Na+ और K+ आयन की परमिएबिलिटी की वजह से। इसको कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो द डीपोलराइजेशन ऑफ द मेम्ब्रेन beyond the threshold level leads to the Na+ flowing into the cell and change in membrane potential। ठीक है, मतलब पहले तो लिगेंड गेटेड Na+ चैनल ओपन होता है तो एक थ्रेशोल्ड वैल्यू तक पहुंच जाता है, फिर उसके बाद में वोल्टेज गेटेड Na+ चैनल ओपन हो जाते हैं। द K+ चैनल देन ओपन अलाउइंग K+ टू फ्लो आउटवर्ड अल्टीमेटली restoring membrane potential to the resting value। द Na+ एंड K+ चैनल ऑपरेट इन अपोजिट डायरेक्शंस बिकॉज, तो बोल रहा है कि Na+ और जो K+ है वो अपोजिट डायरेक्शन में उनका फ्लो होता है, ऐसा क्यों? ये बोला जा रहा है आपके सामने। तो क्या होना चाहिए? देयर इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट ग्रोथ जनरेटेड बाई प्रोटॉन ट्रांसपोर्ट। तो ये प्रोटॉन ट्रांसपोर्ट के द्वारा कोई रोल नहीं है इसमें ना, इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट में, यहाँ पे Na+ K+ के में। देयर इज ए डिफरेंस इन Na+ एंड K+ कंसंट्रेशन ऑन आइदर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन। ये तो सही बात है ना, दोनों साइड में Na+ और K+ की कंसंट्रेशन डिफरेंट होती है।
Na प्लस इज ए वोल्टेज गेटेड चैनल वेयर इज K प्लस इज लिगेंड गेटेड। तो वोल्टेज गेटेड तो दोनों का ही होता है, Na प्लस का भी होता है और K प्लस का भी होता है, ये तो गलत हो गया। Na प्लस इज डिपेंडेंट ऑन ATP वेयर इज K प्लस इज नॉट, ये दोनों का तो एक साथ ही होता है ना, Na प्लस बाहर जाता है और उसी ट्रांसपोर्टर से K प्लस अंदर आता है। तो क्यों होता है, तो आपको बताया कि दोनों तरफ Na प्लस और K प्लस की कंसंट्रेशन में डिफरेंट होता है, तो Na प्लस तो बाहर चला जाता है और K प्लस अंदर आ जाता है। अगर बात करें किससे, अगर देखो ये पंप की बात करेगा तब तो क्या बताओगे आप, Na प्लस बाहर K प्लस अंदर। और अगर चैनल की बात करोगे तो चैनल के थ्रू आपको पता है Na प्लस अंदर आता है और K प्लस बाहर जाता है चैनल के थ्रू, लेकिन दोनों ही कंडीशन में दोनों का अपोजिट फ्लो होता है, चाहे चैनल हो या पंप हो। ये बोल रहा है अब, क्यू रेयर ए टॉक्सिन यूज्ड बाय ट्राइबल टू पुट इट ओवर वॉच फॉर हंटिंग ऑफ एनिमल्स। जो धनुष वगैरह होता है ना, उसके तीर जो होता है उसके यहाँ पर टिप पर ये एक ड्रग है क्यूरेयर है ना, इसको लगाया जाता है एनिमल के शिकार के लिए। द मोड ऑफ एक्शन ऑफ क्यूरेयर एज ये बताना है। तो ये अगर आपको नहीं पता है तो इसमें देखो पढ़ते हैं। ब्लॉक्स K प्लस चैनल कोई रोल नहीं है K प्लस चैनल में, ब्लॉक Cl चैनल यहाँ भी कोई रोल नहीं होता है इसका। ये मतलब जो आपका एसिटिल कोलिन होता है ना उस पर वर्क करता है ये एसिटिल कोलिन रिसेप्टर जो होता है। इनहिबिट पैसिव ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्लूकोज, ये भी कोई रोल नहीं है इसका, मतलब फर्स्ट वाला ही होगा फिर आंसर। किल बाई प्रोड्यूसिंग ए पैरालाइसिस और बाई कंपीटिंग विद एसिटिल कोलिन, हाँ ये आ गया ना। ये एसिटिल कोलिन का क्या होता है, एंटागोनिस्ट होता है। साइट्स इन द मोटर एंड प्लेट रिसेप्टर एंड ब्लॉकिंग इम्पल्स इन द न्यूरॉन मस्कुलर जंक्शन। तो ये एंटागोनिस्ट होता है ना, तो ये ब्लॉक कर देता है उस सिग्नलिंग को, तो फर्स्ट हो जाएगा इसमें आंसर। पैरालाइसिस कर देता है ना, तो इस एनिमल के शिकार के लिए यूज में लिया जाता है। हाँ जी, एमोंग द फॉलोइंग विच इज इंसुलिन डिपेंडेंट ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर, तो ये तो हम पढ़ चुके हैं ना, जैसे पढ़ा था हमने रानी लक्ष्मी बाई मेक इंडिया प्राउड, ये सब पढ़ा था हमने। जो ग्लूट 1 होता है वो तो मिलता है आपका आरबीसी में, ग्लूट सेकंड मिलता है लीवर में, ग्लूट थर्ड मिलता है ब्रेन में, ग्लूट 4 मिलता है मसल्स में और ग्लूट 5 मिलता है इंटेस्टाइन में। तो आपको इंसुलिन डिपेंडेंट पूछा है, तो जो आपका 4th नंबर वाला है जो मसल्स में मिलता है वो इंसुलिन डिपेंडेंट होता है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ग्लूट 4 हो जाएगा। ये आरबीसी, लीवर, ब्रेन, मसल्स और इंटेस्टाइन ये ग्लूट के टाइप हैं, इनमें इनका एक्सप्रेशन होता है। Which one of the listed below is a P type ion transporter? तो P type ion transporter कौन सा है, तो देखो हमने Mg+2 का नहीं पढ़ा था, Mg+2 इसमें भी आ गया, Mg+2 इसमें भी आ गया, तो ये तो हो गए रिजेक्ट। Na+ पढ़ा था, Na+K+ दोनों एक साथ काम करते हैं, Ca+2 अकेला काम करता है और H+ का हमने पढ़ा था। ये जो आपके V टाइप पंप होते हैं या फिर जो आपके F0 F1 पार्टिकल होते हैं वहाँ भी मिलता है ये, तो आंसर हो जाएगा अपना 4th। अब देखते हैं 24, विच इज करेक्ट स्टेटमेंट फॉर Na+ एंड K+ पंप, कौन सा सही है, तो 3Na+ इज टेकन इन, गलत बात हो गई यहाँ पर, टेकन इन नहीं होते, टेकन आउट, आउटसाइड में भेजे जाते हैं ना 3Na+, और 2K+ अंदर बुलाए जाते हैं। 3Na+ इज एक्सट्रूटेड एंड 2K+ इज टेकन इन एवरी साइकिल, तो ये तो सही है, 3Na+ बाहर भेजे जाते हैं, 2K+ अंदर लिए जाते हैं। 3K+ इज, गलत बात हो गई, 1Na+, ये भी गलत, तो अपना सेकंड सही हो जाएगा, 3Na+ बाहर 2K+ अंदर, 24 में सेकंड। 25 नंबर वाला देखो, Na+ K+ पंप इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो किसका एग्जाम्पल है, तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं सिम्पोर्ट,
एंटीपोर्ट, डिफ्यूजन पंप और एबीसी ट्रांसपोर्टर। तो आपको पता है जो Na प्लस पंप के प्लस पंप होती है तो वो 3 Na प्लस तो जाते हैं बाहर और बदले में 2 के प्लस आते हैं अंदर। तो ये सिम्पोर्टर में तो दोनों एक ही डायरेक्शन में जाते हैं, एंटीपोर्ट में अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं और डिफ्यूजन पंप में कुछ भी हो सकता है, किसी भी साइड में जा सकते हैं ना। और एबीसी मतलब इसमें कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अलोंग जाएंगे ना डिफ्यूजन पंप में। एबीसी ट्रांसपोर्टर में इनका कोई रोल था नहीं, तो ये क्या हो जाएगा आपका एंटीपोर्ट हो जाएगा ना। जब भी दो आयन अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं एंटीपोर्ट, सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो उसको बोलते हैं सिम्पोर्ट। तो आज ये 25 क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। अभी इसके 25 क्वेश्चन और हैं नेक्स्ट, तो उनको हम नेक्स्ट अगली वीडियो में देख लेंगे। अभी इनको करते हैं, पहले 25 को करो, फिर उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो आपको नेक्स्ट डे मिलेगी।